नमस्कार, जय हिंद दोस्तों वॉशिंगटन में एक सेनेटर है, वो यूएस सेनेटर, उनका नाम है स्टीव डेंस। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जो देखने में बहुत बड़ा लगता है। उन्होंने कहा कि इंडिया इज द यूनिक नेशन इक्विप्ड टू राइवल चाइनाज इनोवेशन नेटवर्क। इसका मतलब क्या है? भारत ही एक देश है जिसके पास इक्विप्ड है जो कि चाइना को उसके इनोवेशन नेटवर्क पे बराबर का अपना जो है टक्कर दे सकता है। उन्होंने यही कहा। देखिए, सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि वेस्ट हमें एक बराबर का ग्लोबल प्लेयर मान रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है दोस्तों। भारत भी ये समझता है, और इसी बीच क्या हुआ है दोस्तों, नई दिल्ली से एक ऐसी खबर लीक हुई है जिसने वॉशिंगटन के जो टॉप थिंक टैंक्स है उनको भी हैरान कर दिया है। भारत ने बिल्कुल चुपके से बंद दरवाजे के पीछे चाइना के स्टेट मीडिया जर्नलिस्ट्स को देश में वापस आने की परमिशन देने पर एक्टिव अभी विचार कर रहा है। वही जर्नलिस्ट जिन्हें 2023 में एक कंप्लीट डिप्लोमेटिक फ्रीज के बाद देश से निकाल दिया गया था। अब देखिए, एक सिंपल अवल सवाल उठता है कि जब अमेरिका हमें ओपनली चाइना के खिलाफ फ्रंट रनर बना रहा है, तो नई दिल्ली अचानक बीजिंग के साथ इस कोट अनकोट जो बोलते हैं ना मीडिया थॉ की तरफ क्यों बढ़ रहा है? ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, ये नई दिल्ली का एक बहुत बड़ा कैलकुलेटेड जियो स्ट्रेटेजिक लेवरेज प्ले है दोस्तों। चलिए दोस्तों, समझते हैं हुआ क्या है। देखिए, पहले इस न्यूज की जो ग्रेविटी को थोड़ा क्लियर तरीके से हम समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जियोपॉलिटिक्स में नैरेटिव्स और जो इंफॉर्मेशन का कंट्रोल जो होता है वो बंदूक से भी ज्यादा असरदार होता है, ये सबको पता है। अच्छा, 2023 से लेकर अब तक भारत और चाइना के बीच मीडिया प्रेजेंस जो है एब्सोल्यूट जीरो, नील पर थी। एक दूसरे के जो हमारे जो एक दूसरे देशों के रिपोर्टर्स के वीजा कैंसिल थे, कोई ऑपरेशनल वर्क फ्लो भी नहीं था। लेकिन अभी हाल ही में भारत के जो चाइना के एम्बेसडर है, चाइनीज एम्बेसडर शू फेहोंग, वो गए थे हमारे जो साउथ से पब्लिश होता है जो न्यूज़पेपर द हिंदू हडल करके एक शीर्षक एक इवेंट वो अटेंड करने गए थे, और वहां उन्होंने ओपनली कहा कि हमारे रिलेशन जो है, मतलब भारत चाइना के रिलेशन अब सिर्फ एक टेम्पररी रिसेट नहीं है, बल्कि एक न्यू लेवल ऑफ डेवलपमेंट पर पहुंच रहा है। अभी चर्चा ये भी हुई है कि डायरेक्ट फ्लाइट्स रिज्यूम कर रहे हैं हम लोग, शुरू भी हो चुकी है, और बायलैटरल मैकेनिज्म्स को भी वो एक्टिव करने पर बातचीत अभी फाइनल स्टेजेस में है। क्योंकि ना अभी जो ब्रिक्स के आप जो NSA लेवल पे के टॉक्स हुआ था, उसमें चाइना के जो विदेश मंत्री वांग ई आए थे, वो अजित डोभाल साहब से मिले थे, और उन्होंने भी मतलब अपना जो है प्रस्ताव रखा कि भारत और चाइना के बीच जो है रिलेशंस अभी नॉर्मल हो जाए। लेकिन यहाँ आपको थोड़ा टाइमिंग पर भी ध्यान देना होगा। एक तरफ भारत वॉशिंगटन में बैठकर यूएस लेड टेक समिट्स वो अटेंड कर रहा है, और ठीक उसी वक्त हम बीजिंग के लिए अपने जो दरवाजे थोड़े खोल रहे हैं, मतलब ज्यादा तो हम खोल नहीं रहे। तो ये बैलेंस दिल्ली क्यों बना रहा है? और इसका सीधा कनेक्शन अमेरिका की जो एक नई स्ट्रेटेजी से है, जिसे कहते हैं कोट अनकोट पैक्स सिलिका। पैक्स सिलिका के तहत अमेरिका पूरे जो ग्लोबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और एडवांस एआई जो मॉडल्स पर अपनी एब्सोल्यूट मोनोपोली वो बनाना चाहता है। तो अभी हाल ही में, जैसे आप लोग सबको मतलब ज्यादातर लोगों को पता होगा कि यूएस ने जो उनके यहाँ जो एंट्रोपिक का बहुत बड़ा एआई है, एंट्रोपिक एआई जैसे फ्रंटियर एआई कंपनीज के एडवांस्ड जो मॉडल्स हैं उन पर अभी क्या किया है, उन लोगों ने नए एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगाए हैं। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ऐसा करा हुआ है कि एंट्रोपिक के अंदर जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, जो सबसे एडवांस्ड मॉडल है उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। मतलब उनको लग रहा है कि बाहर के देशों के जो इंजीनियर्स हैं वो वहाँ काम कर रहे हैं, ज्यादातर चाइनीज है और भारतीय है वो, जो कि इन मॉडल्स पे काम करते हैं। अब उनको भी उन्होंने एक्सेस देना बंद कर दिया है, और वो मॉडल सिर्फ अमेरिका अपने सरकारी और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स में वो यूज करेंगी, और हर किसी के लिए वो अभी ओपन नहीं है। तो इसे क्या है, इसे टेक सर्कल्स में एक लिटरल कोट अनकोट एआई किल स्विच कहा जा रहा है। तो इसका सीधा मतलब यह है कि अगर कल को आपकी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के डिसीजन से मैच नहीं करती, तो एक ही बटन दबाकर आपके एक्सेस ब्लॉक किया जा सकता है कि नहीं? ये होगा। तो इसी बात को लेकर जो हमारे जो आईटी सेक्रेटरी है एस कृष्णन साहब,
उन्होंने रिसेंटली यूएस ऑफिशियल्स को डायरेक्टली कॉन्फ्रंट किया कि भारत ऐसे अनप्रेडिक्टेबल टेक्नोलॉजी पर अपनी क्रिटिकल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंड नहीं रख सकता। अमेरिका ने इस पर क्या जो है आश्वासन दिया, सिर्फ एक इनफॉर्मल नॉन बाइंडिंग वर्बल एश्योरेंस दिया कि हम ट्रस्टेड पार्टनर्स को ब्लॉक नहीं करेंगे। भैया वर्बली बोल दिया, हो गया। कोई जो लीगल बाइंडिंग ट्रीटी साइन नहीं हुआ है। तो यानी यहीं पर जो हमारे पॉलिसी मेकर्स को समझ आ गया कि किसी एक सुपर पावर पर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करना मतलब सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी होती है, आप बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना अभी बाकी है दोस्तों। दिल्ली का ऑब्जेक्टिव अमेरिका को हटाकर चाइना के कैंप में जाना बिल्कुल नहीं, ये हमें बिल्कुल क्लियरली समझना है कि ऑब्जेक्टिव है डिपेंडेंसी को खत्म करना। हमारा नीति है डिपेंडेंसी को खत्म। जहां अमेरिका प्रोप्राइटरी एआई मॉडल्स बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजिक कंडीशंस के साथ आते हैं, वही हाल ही में चाइना के डीप सीक ओपन सोर्स मॉडल उसने दुनिया के टेक डेवलपर्स का ध्यान भी खींचा है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही कम कॉस्ट पर यूएस के जो टॉप टायर जो मॉडल्स जितनी परफॉर्मेंस वो दे रही है। आपको तो पता ही है चाइना क्या करता है, ज्यादातर वो टेक्नोलॉजीज को मैनिपुलेट करता है, इधर उधर से लाता है, रिवर्स इंजीनियरिंग करता है, सारी चीजें करता है, फिर सस्ते में वो बेच सकता है क्योंकि आर&डी में उसको ज्यादा खर्चा है नहीं। तो ये ओपन सोर्स मॉडल जो है इंडिया के डेवलपर्स को एक इमीडिएट आप बोल सकते हो टैक्टिकल ऑल्टरनेटिव देते हैं ताकि उन्हें अमेरिकन मोनोपोली के आगे अभी झुकना ना पड़े। लेकिन क्या भारत का फाइनल प्लान चाइना पर डिपेंड होना है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। टेक एनालिस्ट्स ने हाल ही में वार्न किया है कि किसी भी फॉरेन लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर डिपेंड रहना, चाहे वो अमेरिका हो या चाइनीज, इंडिया के लिए एक बड़ा जो आपका एआई ब्लैकआउट का खतरा पैदा कर सकता है। तो कल को अगर दोनों देशों ने हमें ब्लॉक कर दिया तो हमारा पूरा डिजिटल जो सिस्टम वो ठप हो जाएगा। तो इसीलिए भारत पैरेलली एक बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। हम गवर्नमेंट लेड जो इंडिया एआई मिशन और सर्वम एआई जैसे इंडिजिनियस स्टार्टअप्स के जरिए अपना खुद का जो सॉवरेन एआई इकोसिस्टम खड़ा कर रहे हैं। यानी दिल्ली का मैसेज साफ है, हम किसी एक टेक्नोलॉजी कैंप में खुद को बांधना नहीं चाहते हैं। हम तब तक इन फॉरेन ऑप्शंस की लेवरेज करेंगे जब तक हमारे पास स्वदेशी सिस्टम जो है पूरी तरह रेडी नहीं हो जाती है। और इसी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को पलटना होगा, जहां अमेरिका ने अपने दोस्तों के साथ ही उन्होंने गेम कर दिया था। देखिए इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 1985 का एक प्लाजा अकॉर्ड। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए और समझिए कि क्या हुआ था। देखिए 1980 के दशक पे जापान आपका ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का अनडिस्प्यूटेड किंग बन चुका था। तो टोयोटा की गाड़ियां और सोनी के इलेक्ट्रॉनिक्स ने अमेरिकन मार्केट पर पूरी तरह से मान लीजिए कब्जा कर लिया था। यूएस को समझ आ गया कि वो जापान को एक कंपटीशन और इनोवेशन में पे टक्कर नहीं दे सकता। तो अमेरिका ने क्या किया? सितंबर 1985 में उन्होंने न्यूयॉर्क के प्लाजा होटल में जापान और कुछ अलाइड नेशंस को उन्होंने बुलाया। वहां अमेरिका ने अपने सबसे बड़े अलाई, तब सबसे बड़ा अलाई हुआ करता था जापान, उस पर डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला और एक ट्रीटी साइन करवा लिया। इस ट्रीटी के मुताबिक मतलब मजबूर किया साइन करने के लिए। तो इस ट्रीटी के मुताबिक जापान को जो अपनी करेंसी येन है उनकी करेंसी, उनकी करेंसी येन की जो वैल्यू को डॉलर के मुकाबले आर्टिफिशियली बढ़ाना होगा। इससे क्या हुआ? अगर जापान में बनी कोई गाड़ी अमेरिका में पहले 10,000 डॉलर में बिक रही थी, तो येन की वैल्यू बढ़ जाने से वही गाड़ी अचानक 15,000 डॉलर की हो गई। तो इससे नतीजे में क्या हुआ? जापान का जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ, उनके एक्सपोर्ट्स रातों रात वो क्रैश कर गए। अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए जापान ने अपना जो बैंक इंटरेस्ट रेट्स उसको गिराया, जिसे देश में बहुत बड़ा रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट जो बबल बन गया। और 1991 में जब ये बबल फटा ना, तो जापान की इकोनॉमी की कमर ऐसी टूटी कि अगले 30 साल तक उनकी ग्रोथ बिल्कुल रुक गई थी। इसे एनालिस्ट, जो इकोनॉमिक एनालिस्ट वो कहते हैं कि कहा जाता है इतिहास में कि जापान का ये लॉस्ट डिकेड था, लॉस्ट डिकेड्स कहा जाता है इसको। तो ये अमेरिका अपना सबसे खास एलाई के साथ करा, हम तो उनका एलाई भी नहीं है। और याद है आपको उनका पहले तो हुआ करते थे हेनरी किसिंजर, तब हुआ करते थे उनके यहाँ अमेरिका में
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तब थे, तो उन्होंने एक फेमस या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि टू बी एन एनिमी ऑफ अमेरिका कैन बी डेंजरस बट टू बी अ फ्रेंड इज फेटल। अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक हो सकता है, पर अमेरिका का दोस्त होना जानलेवा है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत देखना है तो हमारा थोड़ा हिस्ट्री हम थोड़ा देख लेते हैं। भारत पाकिस्तान का 1971 का जो जंग, तब वही वाला जो बांग्लादेश लिबरेट हुआ था, एक तरफ अमेरिका हमें ओपनली दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी बोलता था, और दूसरी तरफ उन्हीं के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तब एनएसए हुआ करते थे, हेनरी किसिंजर, वो चुपचाप पाकिस्तान के रास्ते बीजिंग तक जाकर वही कम्युनिस्ट चाइना के साथ सीक्रेट डिप्लोमेटिक अलाइनमेंट सेट कर रहे थे। यहाँ हमें बोल रहे थे कि हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है दुनिया की, और उधर जाके कम्युनिस्ट चाइना के साथ वो बैठे थे। और जब बांग्लादेश मतलब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, तो हमें डराने के लिए क्या कहता, उसी वक्त अमेरिका ने हमारे खिलाफ अपना 7th फ्लीट बे ऑफ बंगाल में भेज दिया था। तो वेस्टर्न पावर्स का जो है ना जियोपॉलिटिकल सिस्टम हमेशा से क्या होता है, यूज, कंटेन एंड डिस्कार्ड, वही रहा है। पहले तो इस्तेमाल करेंगे, फिर आपको कंटेन करेंगे, आपके हाथ पैर बांध देंगे, फिर क्या करेंगे, आपको कचरे के डब्बे में फेंक देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। तो आज 2026 में अमेरिका ठीक वही टेम्पलेट टेक्नोलॉजी और एआई मॉडल्स के जरिए भारत पर अप्लाई करना चाहता है। लेकिन आज भारत इस जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड को अच्छे से समझता है। जब वेस्ट हमें चाइना के खिलाफ एक शील्ड की तरह यूज करने की कोशिश करता है, तो नई दिल्ली पर बीजिंग के साथ बैक चैनल जो है डिप्लोमेसी वो खोल देता है। तो ये वॉशिंगटन को एक बहुत बड़ा क्लियर और प्रोफेशनल मैसेज है, भारत किसी का प्रॉक्सी नहीं बनेगा। अगर आप टेक्नोलॉजी को वेपनाइज करके हमें कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, तो हमारे पास दूसरे जियोपॉलिटिकल जो है पत्ते वो भी हमारे पास है, हम उसको खेलेंगे। तो हम ना अमेरिका के पीछे आंख बंद करके चलेंगे और ना ही चाइना को ब्लाइंडली ट्रस्ट करेंगे। हम वही करेंगे जो हमारा सोवरेन इंटरेस्ट में। आपको क्या लगता है दोस्तों कि यूएस की इस डिजिटल कंट्रोल के सामने इंडिया का ये बैलेंसिंग एक्ट एक स्मार्ट मूव है या एक रिस्की स्ट्रेटेजी है? आपके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ दबा के शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।